जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे संविधान में किस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे संविधान के जो लेटेस्ट 5 अमेंडमेंट हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान संशोधन के लिए हमारे संविधान में किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो चलते हैं हमारे संविधान के भाग 20 में, किसमें, पार्ट 20 में। तो पार्ट 20 में आपको एकमात्र आर्टिकल मिलेगा और यह है आर्टिकल 368। क्या नाम है? आर्टिकल 368। और इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि किस प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो अगर हम लोग संविधान में संशोधन की यहाँ पर बात करें तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है। कौन कौन से प्रकार हैं? तो एक हमारा होता है साधारण बहुमत, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा हमारा होता है विशेष बहुमत, जिसे हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, इसके अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी, यानी कि विशेष बहुमत से वह पास हो जाए और उसके बाद में जो हमारे कुल राज्य हैं उनमें से कम आधे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसके द्वारा रेटिफाई किया जाता है, तब जाकर के ये संविधान संशोधन होता है। तो आज दिन तक, यानी कि फरवरी में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय हमारे देश में कुल 104 संशोधन हो चुके हैं। कितने? 104 संशोधन यहाँ पर हो चुके हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर संशोधनों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं संविधान में संशोधन की। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि संविधान में जो संशोधन की शक्ति है वह हमारे संसद के पास में है। किसके पास में है? संसद के पास में है। अब ऐसा नहीं है कि कोई राज्य की विधानसभा का लाए और वह आकर के कहे कि संविधान का यह जो प्रोविजन है वह हमें पसंद नहीं है तो हम इसे संशोधन करेंगे अपने विधानमंडल में। तो याद रखेंगे ये जो शक्ति है वह सिर्फ संसद के पास में है। हमारे राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके पास में ये शक्ति नहीं है कि संविधान में वह किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकें। अब संविधान में अगर संशोधन करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए जरूरत होती है एक विधेयक की, यानी कि एक हमारा बिल होता है। और ये जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं ये हमारे किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो विधेयक होंगे वह सिर्फ लोकसभा या सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और कौन प्रस्तुत करता है? तो कोई हमारा सांसद या फिर कोई हमारा मंत्री इसे प्रस्तुत कर सकता है। और आपको याद रखना है कि जो हमारा यहाँ पर संविधान संशोधन होता है उसके लिए किसी भी प्रकार के संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। किसका? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। अब संयुक्त बैठक क्या होती है? तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है जिसे हम लोग आर्टिकल 108 के नाम से जानते हैं। अब इस आर्टिकल में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी विधेयक के ऊपर गतिरोध है और उस विधेयक को पास करना है तो उस स्थिति में यहाँ पर संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। अब संयुक्त बैठक में होता क्या है? तो इसमें जो हमारे लोकसभा के मेंबर हैं और जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं वह एक साथ में बैठते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर वोटिंग कराई जाती है और उस वोटिंग के माध्यम से अगर कोई विधेयक है तो उसे यहाँ पर पास करा लिया जाता है। तो संविधान में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई हमारा संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक होगा तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। और उसके बाद में जब यहाँ पर हमारी राज्यसभा, इसके अलावा जो हमारा लोकसभा है उसके द्वारा इस बिल को यहाँ पर पास कर दिया जाता है तो फिर वो जाता है फाइनली राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति जब इस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसके बाद में जो हमारा संशोधन है उसमें यहाँ पर अमेंडमेंट हो जाता है। तो ये हमारे हैं संविधान के संशोधन का पूरा प्रावधान। अब आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि साधारण बहुमत या फिर सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। तो अगर हम लोग सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो जैसा इसका नाम है उसी प्रकार से यह बिल्कुल सिंपल होता है। तो सामान्य शब्दों में कहें तो हमारे सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं और जितने भी लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं उनमें से 50% लोग उस पार्टिकुलर बिल के फेवर में होने चाहिए। कैसे, किस प्रकार से? तो आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे किसी सदन में कुल सदस्यों की संख्या 545। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में ही है 545। अब इनमें से मान लीजिए जिस दिन यहाँ पर मतदान किया जाना है
उस दिन 45 लोग आए ही नहीं, यानी कि वो घूमने फिरने चले गए हैं, किसी कारण से वो उपस्थित नहीं हुए। इसके अलावा 100 हमारे मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर वोट नहीं देंगे। उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ पर इस बिल के ऊपर किसी भी प्रकार का वोट नहीं देंगे। तो अब कितने लोग बचे? तो यहाँ पर अगर आप 545 में से माइनस करेंगे तो 545 में से 45 आपने माइनस किया तो ये हमारा हो गया 500। 500 में 100 लोग बिल्कुल रिसिया गए हैं, यानी कि नाराज हो गए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। अब संख्या हो गई है 400, यानी कि 400 लोग यहाँ पर मतदान करेंगे। अब यहाँ पर अगर उस पार्टिकुलर विधेयक को पास करना है तो उसके लिए 201 लोगों की सहमति आवश्यक होती है। कितनी? 201 लोगों की सहमति यहाँ पर आवश्यक होती है। और अगर 201 लोगों ने अपनी सहमति उसके ऊपर दे दी तो ये मान लिया जाएगा कि उस पार्टिकुलर सदन से वह जो विधेयक है वह आपका पास हो चुका है। तो ये हमारा होता है सिंपल मेजॉरिटी। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी कि जितने हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं या फिर जितने लोग यहाँ पर मतदान करते हैं उनका 50% यहाँ पर उस बिल के पक्ष में होना चाहिए, तभी उस बिल को पास हुआ माना जाएगा। अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत की। तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, कई बार लोगों को इसे समझने में प्रॉब्लम होती है। तो विशेष बहुमत की पहले बात करें तो हमारे सदन के कुल सदस्यों का 50%, इसके अलावा जो भी उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 मत की यहाँ पर आवश्यकता होती है। कैसे? आइए इसको हम लोग उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई सदन है और उस सदन में 300 लोग टोटल होते हैं। अब अगर आपको किसी भी प्रकार का बिल यहाँ पर विशेष बहुमत से पारित करवाना है तो उस स्थिति में कम से कम 151 लोगों की सहमति यहाँ पर आवश्यक है। तो पहली कंडीशन होती है ये। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जितने मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनमें से कम 2/3 यानी कि 66% लोगों का उस बिल के फेवर में वोट करना आवश्यक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कुल हमारे 300 लोग हैं तो 50% के हिसाब से 151 लोग वहां पर कम से कम उस बिल पर अपनी संतुति देने चाहिए। और मान लेते हैं कि जिस दिन यहां पर मतदान किया जाना है उस दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या है 240। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 240 का अगर हम लोग 2/3 करते हैं तो ये आपका हो गया 141। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कम से कम 151 लोग जब उस पर अपनी सहमति देंगे तभी उस विधेयक को यहाँ पर पास हुआ माना जाएगा। तो ये हमारा होता है विशेष बहुमत। तो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो उसके बारे में नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा था विशेष बहुमत, इसके अलावा राज्यों की जो विधानसभाएं उनके द्वारा संतुति। तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर मान लीजिए 28 राज्य हैं, तो इन 28 में से अगर 14 राज्य अपनी सहमति देते हैं उस पार्टिकुलर संविधान संशोधन विधेयक पर, तब जाकर के उसको यहाँ पर पास हुआ माना जाएगा। फिर हमारे राष्ट्रपति महोदय अपना हस्ताक्षर करेंगे और तब जाकर के संविधान में संशोधन हो जाएगा। अब एक आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में आपको याद रखना है। हमने यहाँ पर विशेष बहुमत के बारे में ये पढ़ा कि जो हमारे पूरे सदन की स्ट्रेंथ होती है उसके 50% लोगों का उस बिल के फेवर में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी उपस्थित मेंबर हैं वे उनमें से जब 2/3 यहाँ पर अपनी संतुति दे देंगे तब जाकर के वह विधेयक पास होगा। लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारे राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उसके लिए है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। क्या है? इम्पीचमेंट का प्रोसेस है जिसे हम लोग महाभियोग के नाम से जानते हैं। अमेरिका के संविधान से इसे हमने लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 61 के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। लेकिन अगर आपके राष्ट्रपति को यहाँ पर उसके पद से हटाना है तो उसके लिए भी होता है एक प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव को पास करने के लिए जो हमारे सदन की टोटल स्ट्रेंथ होती है उसके 2/3 वोट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हमारे किसी सदन में 300 लोग हैं और इन 300 लोगों के द्वारा राष्ट्रपति महोदय का जो प्रस्ताव है यानी कि उनको हटाने का, उसके ऊपर वोटिंग करनी है, तो अगर 201 लोग यहाँ पर अपनी सहमति देंगे
तभी जाकर के राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से यहाँ पर हटाया जा सकता है। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया दोनों सदनों में होगी और दोनों सदनों में 2/3 जो हमारी मेजॉरिटी है उससे यहाँ पर इसको पास करना होता है, तब जाकर के राष्ट्रपति महोदय को हम उसके पद से हटा सकते हैं। तो ये हमने सिंपल मेजॉरिटी और जो हमारा स्पेशल मेजॉरिटी होता है उसके बारे में जान लिया है। आई होप चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वह आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि जो हमारे संविधान में लास्ट 5 अमेंडमेंट हुए हैं वह कौन से हैं, क्या उनमें प्रावधान थे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 2015 में। तो बस इसके बारे में सिंपली आपको याद रखना है कि हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है, यानी कि जिसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान दिया गया है, उसमें यहाँ पर हुआ था संशोधन। और इस संशोधन के माध्यम से हमारा जो देश है भारत, उसने बांग्लादेश के साथ में कुछ जमीन की अदला बदली की थी। क्या की थी? कुछ जमीन की अदला बदली यहाँ पर की गई थी। तो बस सिंपली आपको याद रखना है कि जो हमारा 100वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था और इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश ने कुछ जमीन की यहाँ पर अदला बदली की थी। यानी कि भारत की कुछ जमीन वो दे दी गई थी बांग्लादेश को और बांग्लादेश की जो कुछ जमीन है वह भारत के हिस्से में आ गई थी। और ये लागू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 2015 को ये लागू हुआ था। फिर बात करते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 की। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इससे कई बार अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो हमारा बिल है, यानी कि 101वें संविधान संशोधन के लिए जो बिल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था वह 122वां संशोधन विधेयक था। कौन सा था? 122वें नंबर का ये बिल था। और उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे, यानी कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनके द्वारा इस बिल को प्रस्तुत किया गया था। तो राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को इसे पास किया गया और लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को इसे पास किया गया था। इस बिल में प्रावधान क्या था? तो यह जो हमारा बिल है वह वस्तु और सेवा कर से संबंधित था। किससे? जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे संबंधित था आपका 101वां संविधान संशोधन। तो बिल का नाम भी आपको याद रखना है, ये हमारा 122वां बिल था और 101वां संविधान संशोधन था। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके माध्यम से यहाँ पर अप्रत्यक्ष जो हमारे यहाँ पर कर होते हैं, जिन्हें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, उसके स्थान पर जीएसटी को लागू किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जीएसटी को यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्थान पर लागू किया गया था। और जीएसटी से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो बिल की बात करें, यानी कि जो ये हमारा बिल है वह एक्ट कब से बना था? तो 1 जुलाई 2017 से। यह जो हमारा 122वां विधेयक है वह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया था। अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके द्वारा हमारे संविधान में कई सारे चेंजेस किए गए। जैसे कि अगर हम लोग अपने संविधान की बात करते हैं तो उसमें से आर्टिकल 246 ए, 269 ए, 279 ए और 268 ए, इन सभी को यहाँ पर हटा दिया गया था। क्या किया गया था? इन सभी को यहाँ पर हटा दिया गया था। इसके अलावा जो हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची है, जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है, इसके अलावा जो अनुच्छेद 248 है, 249 है, 250 है, 268 है, 69 है, इसके अलावा ये सारे हैं, इन सभी में संशोधन किया गया था। तो बस सिंपली आपको याद रखना है कि जो हमारा 101वां संविधान संशोधन है वह आपके वस्तु और सेवा कर से संबंधित है और 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। फिर बात करते हैं 102वें संविधान संशोधन की। तो ये जो हमारा संशोधन है वह आपका 2018 में हुआ था और यहाँ पर जो बिल है वह उस समय हमारे केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? थावर चंद गहलोत जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किस नंबर का ये बिल था? तो ये हमारा 123वें नंबर का बिल था। इसकी अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा ने इसको 2 अगस्त को पास कर दिया और राज्यसभा की बात करें तो 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा ने इसको पास कर दिया था। अब इस बिल में प्रावधान क्या था? तो इस बिल में ये प्रावधान था कि हमारे यहाँ पर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है वह अब एक संवैधानिक बॉडी बन जाएगी, यानी कि अब वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाएगी। ये प्रावधान किया गया था 102वें संविधान संशोधन के लिए जो यहाँ पर बिल आया था और ये बिल था 123वें नंबर का। तो सिंपली आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसके अंतर्गत हमारे संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। एक तो था 338 बी और दूसरा यहाँ पर था 342 ए।
कौन सा? 338 और 342 ये जोड़े गए। इसके अलावा हमारे संविधान में अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 366 में संशोधन किया गया था। तो बेसिकली आपको आर्टिकल यहाँ पर नहीं ध्यान रखने हैं, लेकिन कम से कम आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो संविधान संशोधन है वह आपके किस प्रावधान से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके द्वारा कौन सा संशोधन यहाँ पर किया गया था। फिर बात करते हैं 103वें संविधान। हाँ, इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि 11 अगस्त 2018 को ये लागू हुआ था। कब? 11 अगस्त 2018 को। फिर बात करते हैं 103वें संविधान संशोधन की। तो ये हमारा 2019 में लागू हुआ था। तो ये जो हमारा बिल है वह 124वें नंबर का बिल था। किस नंबर का? 124वें नंबर का बिल था। और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी के द्वारा भी इस बिल को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। तो लोकसभा ने 8 जनवरी को इसे पास कर दिया और राज्यसभा ने यहाँ पर 9 जनवरी 2019 को इसे पास कर दिया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग 103वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि हमारे देश में जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, बेसिकली जनरल कैटेगरी में, किसमें? सामान्य कैटेगरी में जो भी हमारे आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, उन सभी को शैक्षणिक संस्थानों में या फिर जो हमारी सरकारी नौकरियां होती हैं वहां पर 10% का आरक्षण दिया जाएगा। कितने परसेंट का? 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और परीक्षा में कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले EWS को लागू किसने किया था? तो ये लागू किया था गुजरात राज्य ने। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब अगर हम लोग 103वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारे संविधान में जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 है, इसके अलावा आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 है, इसमें यहाँ पर चेंजेस किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 15 और 16 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया था। और ये कब लागू हुआ था? तो 12 जनवरी 2019 को ये लागू हुआ था। लागू होने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसी दिन से वह कानून लागू माना जाता है। फिर बात करते हैं हमारे आखिरी संविधान संशोधन की, यानी कि 104वें संविधान संशोधन की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस संशोधन की अगर हम बात करें तो 126वें नंबर का बिल था, जिसे हमारे कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर इसे प्रस्तुत किया था। तो लोकसभा के द्वारा 10 दिसंबर 2019 को पास किया गया। राज्यसभा ने यहाँ पर 12 दिसंबर 2019 को इसे पास कर दिया था। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो इसके अंतर्गत जो हमारी लोकसभा है या फिर राज्य की विधानसभाएं हैं, वहाँ पर SC और ST कम्युनिटी के लिए जो आरक्षण था उसे अब 80 वर्ष यानी कि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे मूल संविधान में जो आरक्षण था वह शुरुआत के सिर्फ 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर समय बदलता गया, नई नई सरकारें आती गई, उनके द्वारा यहाँ पर ये जो आरक्षण का प्रावधान है उसको यहाँ पर लगातार बढ़ाया जाता रहा। तो 104वां संविधान जो संशोधन है उसके माध्यम से इसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा यहाँ पर क्या चेंज किया गया? तो आपको याद होगा कि जो हमारे एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को वो मनोनीत कर सकते थे। इसके अलावा जो हमारी राज्य की विधानसभाएं होती थी वहाँ पर भी राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकते थे। तो अब ये जो प्रावधान था इसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो आरक्षण था उसको समाप्त किया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षण था उसको अब 80 वर्ष यानी कि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये सारे जो प्रावधान हैं वे हमारे 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भी हमारे लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया, किस प्रकार से संविधान में संशोधन होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वह डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार से पॉलिटी के कई सारे लेक्चर यहाँ पर आपको मिला करेंगे, जिसमें न केवल आप चीज़ों को समझेंगे बल्कि आपकी परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनके बारे में भी आप जानेंगे। तो समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।